Alright, so let's begin with the type of questions which can be asked using the previous video. Alright, so first type can be कि आपको rate expressions directly दिए गए हैं. You just need to find out the order of a reaction. Now we have already discussed this कि order कैसे निकालते हैं. It is the sum of the powers of the reactants in a rate expression. तो rate expression में जितनी भी powers होंगी उन सबको plus कर दो. So for the first case you can very well see this is 1 plus 1. So इस case में जो order आएगा reaction का this will be order will be 1 plus 1 that is 2. What about this case? इस केस में order जो है again this is sum of the powers. So this is 1 by 2 plus 1. So this will come out to be what? This will come out to be 3 by 2. अब यहाँ पे आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि how does it is 3 by 2, right? So you not to worry about this because basically these things are just experimental. ये सारी चीज़ें experimental होती हैं. हम लोग we cannot control the course of a reaction. हम लोग ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि कोई रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा. ऑलराइट, सो अगर तुम्हारा ये ऑर्डर 3 by 2 आ रहा है, इफ इट इज कमिंग आउट टू बी इन फ्रैक्शन, तो दिस इज वेरी मच क्लियर कि दिस इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ये सिंपल रिएक्शन नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा. सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन द माइंड दैट द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी 0, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी इन फ्रैक्शंस और इट कैन बी द नंबर्स लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन. ऑलराइट, तो जनरली क्या होता है कि जब आप बोलते हो कि फ्रैक्शंस में नहीं आ सकता तो बच्चे उसको मॉलिक्युलैरिटी से कंफ्यूज करते हैं. Order is different, molecularity is different. Molecularity का मतलब होता है number of species which are participating in a reaction, right? उसमें आप कह सकते हो कि atom half नहीं हो सकता, या atom zero नहीं हो सकता, या negative नहीं हो सकते, या molecule zero नहीं हो सकते, या negative नहीं हो सकते, right? लेकिन order can be anything. It is just a course of a reaction कि जो reaction है वो कैसे proceed कर रहा है, right? So order can be anything. It can be zero, it can be in fractions, it can be negative, वो कुछ भी हो सकता है. So keeping these things in mind, I am leaving these 3 examples for you people. You have to solve it by yourself. Formula वही है कि जो भी powers हैं आप उनको सिर्फ add कर देंगे. It can be anything. Don't worry about that. All right. So this is first type जो आपसे पूछी जा सकती है. Second type which is commonly asked in 1 mark question is आपको subjective में भी आता है और generally objective में भी ये tricky question की form में आ जाता है. You have to solve the order provided nothing is given to you except the values of k. Now अगर आपको अपना पिछला वीडियो याद हो तो आपको ये ध्यान में होगा कि k की वैल्यू से मुझे कुछ खास लेना देना नहीं है बिकॉज k की वैल्यू इज नॉट गोइंग टू गिव मी द ऑर्डर. k की वैल्यू मुझे कभी भी ऑर्डर नहीं बताएगी, तो ये मेरे कोई काम की चीज़ नहीं है. ऑलराइट, तो मेरे काम की चीज़ क्या है? सिर्फ यूनिट्स. सो बेसिकली दीज आर द यूनिट्स व्हिच विल गिव मी द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. ऑलराइट, आपको याद होगा हमने एक एक्सप्रेशन लिखा था k इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ जो k था, मैं यहाँ पे आई एम जस्ट यूजिंग द स्पेस है, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स. अब ये जो जनरल यूनिट्स मैंने k की निकाली थी इसको यूज करके आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ सेकेंड इनवर्स आ रहा है इसका मतलब दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0, राइट? तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू है दिस इज कमिंग आउट टू बी 0, ये पूरी वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है. तो इसका मतलब दिस इज कौन सा ऑर्डर रिएक्शन? दिस इज सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, n की वैल्यू इज 1. कैन यू सॉल्व इट फॉर दीज टू? क्या आप गेस कर सकते हैं, क्या आप सॉल्व कर सकते हैं कि इन दोनों में व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन? आई एम श्योर यू कैन डू इट. सो यू डू इट एंड यू राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यू गेट बैक टू मी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. ऑलराइट, सो दीज आर द 2 टाइप्स व्हिच कैन बी आस्क्ड यूजिंग द ऑर्डर, राइट? नाउ द थर्ड टाइप व्हिच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू पीपल इज कि मान लीजिए आपको ऐसा बोल दिया गया है, दिस इज टाइप 3, कि कोई रिएक्शन है A गिव्स यू B. इसका ऑर्डर आपको दिया नहीं गया है पर आपको ये बोला गया है कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज्ड 2 times, rate of a reaction becomes 8 times. Find order. Now you can very well see कि यहाँ से मुझे एक चीज नजर आ रही है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज़ टू पावर x. अब ये x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट कैन इवन बी इन फ्रैक्शंस. लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको फ्रैक्शंस पे आंसर्स नहीं आएंगे, राइट? आपको हमेशा वो क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें प्रॉपर होल नंबर में आंसर आएगा. ऑलराइट, अब इफ इट इज गिवन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज़ टू पावर x, आपको ये काम की चीज़ दी गई है कि जब आपने A की कंसंट्रेशन को डबल करा तो रेट 8 टाइम्स हो गया. अब करके देख लो, अगर मैं इसको ट्वाइस करूँ और ये फर्स्ट ऑर्डर होता तो 2 रेज़
रेज टू पावर 1 is 2, तो रेट डबल होना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा है। अगर ये 2 ऑर्डर होता सेकेंड ऑर्डर तो 2 रेज टू पावर 2 4, तो ये सेकेंड ऑर्डर भी नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ, सोचो, तो 2 रेज टू पावर 3 is 8। इसका ना अगर मैं एक ही कंसेंट्रेशन को डबल करूँगी तो यहाँ जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है वो 8 टाइम्स हो जाएगा। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि यहाँ जो इक्वेशन है रेट एक्सप्रेशन का, दिस हैज टू बी a रेज टू पावर 3। वो कितना आना चाहिए? a रेज टू पावर 3। सो वैसे तो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, यू कैन जस्ट डू इट एज सच। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज अप्लाई हिट एंड ट्रायल मेथड, बिकॉज जनरली इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती है। मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर तक आपसे पूछा जाएगा, इससे ऊपर आपको पूछा ही नहीं जाता। ऑलराइट, ये क्लियर है? सो दिस इज थर्ड टाइप विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू पीपल, जिसमें आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है, प्रोवाइडेड आपको रेट का चेंज किया है। The fourth type which can be asked from you is, let's say आपको ये दे दिया गया कि rate, okay, let's say A gives you B, rate is directly proportional to A raised to power 2. Question है, what will happen to the rate? What will happen to rate if first point concentration of A is doubled, or let's say second point concentration of A is halved, right? अब ये कॉमन क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड में आता है सब्जेक्टिव की फॉर्म में 2 मार्क्स में। अगर आप पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं तो प्री बोर्ड्स में और बोर्ड में आपको कॉमनली इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, राइट? अब हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? You see, we have different approaches for solving it in objective as well as in subjective. अगर मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे बहुत लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं से देख सकती हूँ कि ऑब्जेक्टिव के लिए बता रही हूँ पहले कि मुझे पता है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज़ टू पावर 2 है। तो अगर मैं a की कंसिडरेशन डबल कर दूंगी, दिस क्लियरली मीन्स कि a के बदले में क्या आ जाएगा? 2a, सो दिस विल कम आउट टू बी 4, है ना? तो ये 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि रेट विल बिकम 4 टाइम्स डायरेक्टली, राइट? और इसी तरीके से अगर मैं a का कंसिडरेशन हाफ करती हूँ तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, हाफ करने का मतलब नाउ दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम 1/2a का स्क्वायर। सो इसका ना अब जो रेट है दिस विल बिकम 1/4 टाइम्स। सो इफ इट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, यू कैन जस्ट डू इट इन वन गो, आप उसको एक ही स्टेप में कवर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर यही क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव के फॉर्म में आता है then you have to follow the proper approach, right? कैसे? इसका सॉल्यूशन हम ऐसे लिखते हैं, देखो कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a रेज़ टू पावर 2 के। ये मुझे ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दिया गया है, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू मी, राइट? तो अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए आई यूज रेट इज इक्वल टू k a रेज़ टू पावर 2, राइट? नाउ आई विल कंसिडर 2 डिफरेंट केसेस। पहला केस है कंसिडरेशन ऑफ a इज डबल्ड, इसका ना पहले ये था, अब आपने डबल कर दिया। सो लेट्स से दिस इज रेट 1, जिसको मैं r1 लिख रही हूँ। सो r1 इज k a रेज़ टू पावर 2, ऑलराइट? सो r2 विल अगेन बी k a2 रेज़ टू पावर 2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे तो 1 2 कर दिया, यहाँ भी 1 2 कर दिया, मैंने k को क्यों नहीं चेंज करा? आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो रेट कांस्टेंट होता है that for a particular reaction is same until unless आप टेम्परेचर ना चेंज करें। तो क्योंकि यहाँ मेरे क्वेश्चन में कहीं भी टेम्परेचर के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, so I am assuming this is carried out at the same temperature, so value of rate constant will remain same. अब according to question, अब मुझे इन दोनों को रिलेट करना है, 1 और 2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो A2 है, आपने जो चेंज लेकर आए, आप क्या लेकर आए हो? आपने A को डबल कर दिया। इसका है A2 is twice of what? A2 is twice of A1. So using this हमारे पास क्या आएगा? R1 by R2 is K A1 का स्क्वायर by K 2A1 का स्क्वायर। So ये K और K कट जाएंगे, तो यहाँ से आपको बाकी ये और ये भी कट जाएंगे, तो यहाँ से आपको नजर आ जाएगा कि R1 by R2 will be equal to 1/4। इसका R2 will be 4 times of R1। तो आप बोलोगे कि अगर मैं इसको डबल करूंगी तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। यू कैन डू द सेम फॉर द व्हेन द कंसिडरेशन ऑफ A इज हाफ्ड। उसमें आप क्या कर लोगे? आप A2 को पुट करोगे 1/2 A1। ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, राइट? इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे सॉल्व ना हो। अब कई बार क्या होता
ट्विस्ट ले आते हैं इसी टाइप में। मान लीजिए आपको ये बोल दिया गया कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल in which the reaction was carried out is tripled. अब क्या होगा? Now this is थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। आपको कंसंट्रेशन के बारे में कुछ नहीं बोला गया, आपको वॉल्यूम में फंसा दिया गया है ना? तो ठीक है, हम वी आर स्मार्ट इनफ, हम इंटेलिजेंट हैं, हम नहीं फंसेंगे इस चीज़ में। हमें कंसंट्रेशन के बारे में नहीं बताया गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें वॉल्यूम तो पता है ना, और हमें ये भी पता है कि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम कैसे रिलेटेड है। कैसे? कंसंट्रेशन इज इक्वल टू n/v, ये बहुत बार पढ़ा है आपने। अब मुझे सिर्फ ये बोला गया कि जिस वेसल में वो रिएक्शन हो रहा था, आपने सिर्फ उसकी वॉल्यूम बढ़ा दी, मुझे नंबर ऑफ मोल्स के बारे में तो कुछ नहीं बोला गया। इस तरह जो मेरे नंबर ऑफ मोल्स थे वो तो फिक्स थे, है ना, वो तो चेंज नहीं हुए। चेंज क्या हुआ? सिर्फ वॉल्यूम। और कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? प्लस इनवर्स। इसका ना अगर आप वॉल्यूम को ट्रिपल कर रहे हो तो जो रिएक्टेंट्स है उसकी कंसंट्रेशन, इसका जो ए की कंसंट्रेशन है वो कितना टाइम्स हो जाएगी? वो 1/3 टाइम्स हो जाएगी। सो नाउ यू कैन से कि A2 विल बी इक्वल टू 1/3 A1। और जब आप यहाँ पे 1/3 पुट करोगे, अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो फाइनल रेट है दिस विल बी 1/9 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। इतना मैथ्स अब तक आपने सीख लिया होगा। इज इट ओके? सो दिस इज द ओनली कॉम्प्लेक्सिटी विच कैन बी इन्वॉल्व इन दिस टाइप, कि आपको डायरेक्टली कंसंट्रेशन के बारे में ना देखे, वॉल्यूम के बारे में पूछना। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप, टाइप 5। टाइप 5 में मान लीजिए आपको गिवन है a + 2b = c। आपको सीधा पूछ दिया गया फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर, ठीक है, b ऑर्डर with respect to A, order with respect to B. What will happen to the rate of reaction if both A and B are doubled? Next, what will happen to the rate of reaction if A is doubled and B is fixed? Alright, so I think you can very well answer first 3 parts. किसी भी केस में अगर मुझे ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था मुझे रेट एक्सप्रेशन लिखना है, और क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा गिवन नहीं है आपको रेट एक्सप्रेशन खुद से, दिस मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ अ सिंपल रिएक्शन, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं है, जो दिख रहा है वैसा ही होगा, राइट। सो इफ आई मूव द सॉल्यूशन डायरेक्टली, तो यहाँ से आई कैन राइट रेट एक्सप्रेशन, इस चीज़ को यूज करके जो मेरा रेट एक्सप्रेशन आएगा इसके लिए दिस विल बी a⁻1 b⁻2। सो फ्रॉम दिस यू कैन वेरी वेल आंसर फर्स्ट 3 पार्ट्स। आई होप अब तक आपने आंसर कर लिए होंगे। ओवरऑल जो ऑर्डर है दिस विल कम आउट टू बी 1 + 2 दैट इज 3, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a is 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b is 2। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन इफ बोथ a and b आर डबल्ड, ये भी हो गया होगा। इसको डबल करोगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ट्वाइस होगा, इसको डबल करोगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। सो ओवरऑल क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ओवरऑल द रेट विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स? दिस विल बिकम 8 टाइम्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन इफ a इज डबल बट b इज फिक्स्ड। अब नेक्स्ट केस में आपने सिर्फ a को डबल करा है, b में कोई चेंज नहीं है ना, तो इसका मतलब इसको डबल करने से अब जो रेट है वो कितने टाइम्स आएगा? दिस विल सिंपली बी व्हाट? दिस विल बी ट्वाइस, 2 टाइम्स। नाउ आई एम dealing with this question because I want you to learn one new concept which is Ostwald isolation method. अब बेसिकली वो क्या है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। अब वो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में क्या होता है कि आपके पास अगर 2 रिएक्टेंट्स हैं तो आप एक ही कंसंट्रेशन को फिक्स करके ये देखते हो कि दूसरे से क्या चेंज आ रहा है। जैसे इसमें A और B है तो पहले हम A को फिक्स कर लेंगे सपोज, और हम B को बढ़ाते रहेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कि रिएक्शन में डबल इंक्रीज हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, 9 टाइम्स हो रहा है, 1/2 हो रहा है, 1/4 हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट। तो वहाँ से मुझे ऑर्डर मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू B। फिर हम क्या करेंगे, B को फिक्स कर लेंगे, राइट, और उसके विद रिस्पेक्ट हम A को चेंज करेंगे और देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे वेरी कर रहा है। सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज ओस्टवर्ड आइसोलेशन मेथड। आइसोलेशन का मतलब क्या है कि आपने एक को फिक्स करके अलग कर दिया और दूसरे के विद रिस्पेक्ट आप ऑर्डर को चेंज कर,
right? And this method is extremely effective to find out the overall order of a reaction and to find the individual order of a reaction, right? और इनफैक्ट आपके जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं वो ओस्टवाल्ड आइसोलेशन के बेसिस पे ही निकलते हैं, ठीक है? तो किसके बेसिस पे निकलते हैं? ओस्टवाल्ड आइसोलेशन प्रोसेस. डोंट कंफ्यूज इट विद ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन प्रोसेस. वो अलग था जो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था या इक्विलिब्रियम में पढ़ा था. तो ओस्टवाल्ड आइसोलेशन प्रोसेस क्या है? फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल हियर. एक न्यूमेरिकल लिख रही हूं मैं यहाँ पे. लेट्स से लेट्स से इसकी यूनिट्स कुछ भी हैं, सेकेंड इनवर्स है सपोज. ऑलराइट, सो लेट्स से दिस इज एनी यूनिट्स. वो बाद में देखेंगे हम यूनिट्स क्या है ऑर्डर निकालने के बाद. तो आपको ये डाटा गिवन है, आपको बोला गया है फाइंड द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एंड फाइंड द ओवरऑल ऑर्डर. अब मैंने आपको बोला था फॉर दिस वी विल यूज ओस्वाल्ड आइसोलेशन प्रोसेस, जिसमें हम पहले एक की कंसोलेशन फिक्स करके बी को चेंज करेंगे, फिर बी की कंसोलेशन फिक्स करके ए को चेंज करेंगे. सबसे पहले हम ए की कंसोलेशन फिक्स करते हैं. अब आप ये दो इक्वेशन देखो, ये दो ऐसी इक्वेशन है जिसमें ए की कंसोलेशन बिल्कुल फिक्स है, राइट? इसमें से बी की कंसोलेशन चेंज हो रही है. क्या हो रहा है? बी डबल हो रहा है. देखो 0.1 से 0.2 में जा रहा है. सो बी इज बी डबल. अब बी के डबल होने से रेट में क्या फर्क पड़ा? रेट कितने टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स. कैन यू सी दिस? अगर मैंने इसको ट्वाइस करा तो यहाँ जो रेट है वो कितने टाइम्स हो गया? इट बिकम्स 4 टाइम्स. तो यहाँ से क्या पता चलता है कि विद रिस्पेक्ट टू बी जो मेरा रिएक्शन का ऑर्डर है वो कौन सा ऑर्डर है? सेकेंड ऑर्डर. क्योंकि कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट बिकम्स 4 टाइम्स. ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. पहली चीज क्लियर हो गई. अब हमने पहले ए को फिक्स करा था, फिक्सिंग ए. नाउ आई फिक्स बी, फिक्सिंग बी. अब बी को फिक्स करने के लिए देखो ढूंढो ऐसी कौन सी इक्वेशंस हैं जिसमें बी की कंसोलेशन सेम रहना चाहिए, ए की वेरी करनी चाहिए. सो आई कैन सी आई हैव दीज इक्वेशंस. इसमें बी की कंसोलेशन इज फिक्स्ड, ए की कंसोलेशन क्या हो रही है? देखो डबल. इसको डबल करने से जो रेट है वो 6 से 12 हो रहा है. इसका डबल हो रहा है. इसका मतलब जो रेट है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू पावर 1, राइट? तो ओवरऑल जो रेट एक्सप्रेशन है वो क्या आ जाएगा? a रेज़ टू पावर 1 b रेज़ टू पावर 2. तो यहाँ पे जो ओवरऑल ऑर्डर है इट विल बी 3 सच दैट दिस फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a and this second order with respect to b. So this is all about the order of a reaction. So with this we have covered the concept of order, we have covered the concept of molecularity. अब हमें पता चल गया कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, रेट एक्सप्रेशन क्या है, रेट कांस्टेंट यूनिट्स कैसे निकालते हैं, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन प्रोसेस क्या है, and we have already discussed all the type of numericals which you can come across using this process, right? So this is all about today. Thank you so much. I hope you like the video, and I hope which is more important is that I hope you have understood the concept. In case you have any doubts and problems, do write it to me. All right? Thank you so much. Stay home, stay safe, and stay blessed. And yes, be positive in this lockdown. Don't worry. This too shall pass. Thank you.